बंधुओं नमस्कार। आज मैं आपके सामने जिस विषय पर चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है न्यायालयों की अवमानना। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि मैं डॉक्टर सिद्धार्थ अरविंद पांडे आपके समक्ष यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और उसका आप समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होने पर उसमें की गई चर्चा का रसास्वादन दीजिएगा और अपने ज्ञान का वर्धन करिएगा। कमेंट आप लिख सकते हैं। यदि आपको मेरी चर्चा में कुछ कमी महसूस होती है तो उसे निरंतर सुधार की प्रक्रिया में लाने के लिए आपके सुझाव का हार्दिक स्वागत है। तो अब चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। न्यायालय की अवमानना, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, ये भारतवर्ष के संबंध में है और भारतवर्ष के न्यायालयों के संबंध में है। मूलतः हम उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में अवमानना की बात कर रहे हैं। भारतवर्ष में अवमानना से संबंधित विधि जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1926 में आई अस्तित्व में। उसके बाद इसका रूपांतरण हुआ 1952 में और फिर जो विद्यमान में प्रभावी है वह है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अब ये बात आती है कि न्यायालय तो सबको पता है जहाँ पर न्याय प्रदान किया जाता है, और अवमानना का क्या अर्थ हुआ। तो अवमानना सामान्य संदर्भों में और अधिनियम के संदर्भ में मिला करके हम एक अवधारणा बनाने की कोशिश करते हैं कि अवमानना है क्या। जहाँ की कोई ऐसा कार्य या वक्तव्य जो कि न्यायालय के अधिकार और निष्पक्षता, गरिमा तथा निष्ठा का अनादर करे और उसे न्यूनीकृत करे यानी कम करे, उसे हम उसे माने उस कार्य और उस वक्तव्य को हम न्यायालय की अवमानना कारक मानते हैं। ऐसा कार्य जो कि न्यायालय के न्याय निष्पादन के कार्य में बाधा बने, न्यायालय के प्रति सनसनी फैलाए और न्याय निर्देशों की अवहेलना करे, माने उनका पालन ना करे, ऐसे कार्य भी न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आते हैं। तो 1971 के अधिनियम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2 में अवमानना को परिभाषित करते हुए कहा गया है और वहाँ 2 प्रकार की अवमानना की बात की गई है। एक उन्होंने कहा एक सिविल कॉन्टेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट होता है, यानी एक दीवानी अवमानना और एक आपराधिक अवमानना। अब आते हैं कि सिविल अवमानना किन कार्यों को कहेंगे। तो सिविल अवमानना में वे कार्य आते हैं जो कि किसी न्यायालय के आदेश को साशय या जानबूझकर पालन करने में त्रुटि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। माने कि आदेश दिया है न्यायालय ने, लेकिन जिस व्यक्ति को वह आदेश संबोधित है वह उसका अनुपालन नहीं कर रहा है या किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दिशा निर्देश की अनदेखी कर रहा है, तो ये सब सिविल कंटेम्प्ट के रूप में आता है और इसके लिए दंड अधिनियम में स्वतः प्रदान किया गया है। अब आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामलों में वे कार्य आते हैं जो न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, उसको स्कैंडलाइज करते हैं, माने उसका सनसनी फैलाते हैं, न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालते हैं, न्यायालय की शुचिता पर प्रश्न खड़े करते हैं और न्यायालय की कार्रवाई जो सामान्य रूप से चलती है उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो ये सभी ऐसे कार्य अथवा ऐसे वक्तव्य जो कि उपरोक्त श्रेणी में आते हैं वह आपराधिक अवमानना के रूप में माने जाते हैं। अब अवमानना 2 प्रकार की हो गई, एक दीवानी हो गई और एक आपराधिक हो गई। अब इसे दोष मानेंगे अधिनियम के अंतर्गत, तो उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था है। तो आपराधिक या दीवानी अवमानना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में 6 माह तक का साधारण कारावास अथवा 2000 रुपये तक का अर्थ दंड देने की व्यवस्था की गई है। अब आती है बात, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित है या न्यायालय के साथ संव्यवहार कर रहा है, उसके द्वारा जाने या अनजाने में कोई ऐसा कार्य हो गया जो पीठासीन अधिकारी के आकलन में कंटेम्प्ट या अवमानना के तुल्य है, तो क्या वह तुरंत एक ऐसे अपराध का दोषी हो जाएगा जिसके लिए कोई क्षमा याचना या बचने का कोई उपाय नहीं है क्या?
तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए जो कि कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है, यानी कि वह अवमानना की श्रेणी में आता है, तो वह निम्नलिखित में से कोई एक बचाव, यानी जैसा कि मैं कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वैसे बचावों में से कोई एक या एक से अधिक बचाव ले सकता है। वो क्या कह सकता है कि मैंने जो न्यायालयीन प्रक्रिया या न्यायालयीन व्यवस्था या न्यायालयीन कार्यशैली के संदर्भ में कोई चीज़ें कही हैं या लिखी हैं या प्रकाशित की गई हैं, वह मैंने निर्दोष रूप से की थी, मेरा कोई उसमें कलुषित सोच नहीं था, तो वो निर्दोष कहते हैं, इनोसेंट पब्लिकेशन, तो वो निर्दोष था, वह मैंने साक्ष्य न्यायालय को बदनाम करने के लिए नहीं किया था। फिर दूसरा वह कह सकता है कि इट इज़ जस्ट एन इम्पार्शियल रिपोर्टिंग ऑन द प्रोसेस एंड प्रोसीजर एंड द प्रोसीडिंग्स कैरिड ऑन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कह सकता है कि मैंने न्यायालय द्वारा की गई किसी प्रक्रिया पर एक अपनी निष्पक्ष टिप्पणी की है, इसमें मेरी कोई अपनी राय नहीं है। ये भी कह सकता है कि जो न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय है उसकी मैंने आलोचना की है, वो तथ्यात्मक या कानूनी आधार पर की है, तो ये वो जुडिशियस क्रिटिसिज्म है, न्यायोचित आलोचना है, तो वह भी बचने का एक आधार होती है। और सर्वोपरि सांच को आँच क्या, यदि वो कहता है कि मैंने जो कहा है या जो मैंने लिखा है या जो मैंने प्रकाशित किया है वो ऐसा है जो कि सत्य है, तो सत्य का बचाव सबसे बड़ा बचाव होता है। और इसके साथ साथ वो यह भी कहेगा कि मैंने ये जो प्रकाशन किया है या जो मैंने चीज़ बोली है वो मैंने सार्वजनिक हित में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, सार्वजनिक हित में कही है, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत कलुष या विद्वेष नहीं है, और मेरा विचार व्यक्त किया जाना यह न्यायालय की प्रक्रिया पर, न्याय निर्णय पर जो कहा गया है, जो बोला गया है, जो प्रकाशित किया गया है, वह सदाशयतापूर्ण है और वह जनहित में है। तो ऐसी स्थिति में वह कार्य भी अवमानना की श्रेणी में नहीं आएगा और कहने और प्रकाशित करने वाला व्यक्ति दंडित नहीं किया जाएगा। अब इसके अतिरिक्त दो चीज़ें और भी होती हैं जिसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे और जिसकी हम बड़ाई करेंगे या शाबाशी देंगे। वो ये है कि यदि अधीनस्थ न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी वह कोई कार्य कर रहे हैं और जिससे जनसाधारण या जिसको हम लोग कहते हैं मुवक्किल या वादकारी पीड़ित महसूस करते हैं, तो ऐसे कार्यों के विरुद्ध यदि कोई शिकायती पत्र अधीनस्थ न्यायालय के बारे में उसके उच्च अधिकारी को, मुंसिफ मजिस्ट्रेट की शिकायत एडीजी के यहाँ और एडीजी की शिकायत डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ की जाती है, तो इसे हम अवमानना नहीं कहते हैं। इसी तरह से यदि कोई कार्यवाही न्यायालय द्वारा इन कैमरा की जा रही है या चैम्बर में की जा रही है और यदि वह कार्यवाही ऐसी है जिसका कि सार्वजनिक प्रकाशन नहीं किया जाना, माने कभी कभी क्या होता है कि रेप केसेस होते हैं, पॉक्सो के केसेस होते हैं, तो ऐसे केसों की सार्वजनिक सुनवाई नहीं होती है, उसको इन कैमरा प्रोसीडिंग कहते हैं। और उन परिस्थितियों में पक्षकारों का नाम नहीं बताया जाता, नहीं प्रकाशित किया जाता। तो कहने का अर्थ है कि यदि धारा 7 जो अधिनियम की है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 की धारा 7 में कहा गया है कि यदि जो परिस्थितियाँ भाग का खा ग घा में दिया गया है उसमें आपको प्रकाशन करने का अधिकार नहीं है। उसके अलावा यदि वो निषेधित नहीं है तो चाहे वो इन कैमरा प्रोसीडिंग हो, चाहे वो इन चैम्बर प्रोसीडिंग हो, उनकी आप कार्रवाई का प्रकाशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सर्वोपरि यह है कि कोई भी प्रकाशन, कोई भी वक्तव्य जो न्यायालयीन प्रक्रिया या न्याय निर्णयों के बारे में होगा वो सत्यता और जनहित से परिपूर्ण होना चाहिए और सदाशयतापूर्ण होना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो उसे हम अपमानकारक, न्यायालय के अपमानकारक वक्तव्य अथवा लेख के रूप में नहीं लेते हैं। अब आती है बात की इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को न्यायालय के अपमान के लिए दंडित किए जाने की करने की शक्ति प्राप्त कहाँ से होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 129 तथा 2000 कहते हैं संविधान के अनुच्छेद 129 तथा 215 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, माने 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और 215 में उच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।
अब अनुच्छेद 142(2) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जांच कर उसे दंडित करने का अधिकार रखता है कि उसने न्यायालय की अवमानना की है अथवा नहीं की है, और इस प्रकार का कार्य वह न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए, माने अधीनस्थ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी कार्य के संदर्भ में भी कर सकता है। यदि उसे लगता है कि किसी अधीनस्थ न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट ने उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय की अवमानना की है तो उसको भी उसी तरह से दंडित किया जा सकता है जैसे किसी जनसाधारण व्यक्ति को दंडित किया जाता है। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में ये जो अपने अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई, इसका उद्देश्य भी समझना चाहिए। तो उद्देश्य इसलिए यह है कि न्यायालय की अवमानना के मामलों में न्यायालय के अधिकारों को परिभाषित करने तथा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो वह जैसे मैंने कहा धारा 2 में बताया गया कि दीवानी अवमानना क्या है, आपराधिक अवमानना क्या है, तो ये वहाँ पर परिभाषा दे दी गई, क्योंकि पहले यदि परिभाषित नहीं रहेगा तो यह निश्चित करना आसान नहीं होगा कि अवमानना है, यदि है तो किस श्रेणी की है। फिर दूसरा है अवमानना हो गई तो दंडित किए जाने के लिए जिस प्रक्रिया को लिया जाना है या अनुपालन किया जाना है वह भी सुनिश्चित होनी चाहिए, तो इसलिए उसको अधिनियमित कर दिया गया। और फिर इस पूरा प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है कि उस कार्य की प्रकृति को परिभाषित करना और प्रक्रिया को नियंत्रित करना और अंततः न्यायालय की गरिमा को स्थापित करना, कि ताकि कोई व्यक्ति अनायास ही न्यायालय की अवमानना का कार्य करके उसकी गरिमा को ठेस न पहुंचा पाए। अब ये हो गया उद्देश्य। अब आता है कि दंड क्या रखा गया है। पहले भी मैंने बताया था दंड क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है, अर्थदंड हो सकता है जिसको जुर्माना कहते हैं, अथवा कारावास तथा जुर्माना दोनों हो सकता है। इसकी अवधि अधिकतम 6 माह और धनराशि जो जुर्माने के रूप में वसूली जानी है उसकी सीमा अधिकतम 2000 रुपये होती है। अब आती है कि यदि मानी कोई व्यक्ति अवमानना करने का दोषी हो ही गया तो अब उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उक्त मुक्ति यह है कि वो दंड जो उसको दिया गया वह उसका पालन करेगा, या यदि वह बिना शर्त सदाशयतापूर्ण रूप से क्षमा याचना कर लेता है तो न्यायालय उसे दंड मुक्त किए जाने पर विचार कर सकता है। आप सिंपली बाय टेंडरिंग एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी you cannot expect that court will exonerate you of commission of the contempt of court. No, not at all. It is just totally dependent upon the mercy of the court whose contempt you have committed. यदि आपने न्यायालय के समक्ष या न्यायालय स्वतः कहता है कि आप बिना शर्त माफ़ी मांगिए, तब हम आपको दोष मुक्त करने के लिए सोच सकते हैं। और आपने बिना शर्त न मांग करके थोड़ा घुमा फिरा करके आगे पीछे करके गोलमोल शब्दों में किया और न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ तो आपको माफ़ नहीं करेगा। तो सबसे पहले न्यायालय आपसे कह सकता है कि आप बिना शर्त माफ़ी मांगिए, सदाशयतापूर्ण रीत से माफ़ी मांगिए, अपनी गलती को स्वीकार करिए, तो हम विचार कर सकते हैं कि हम आपको इस आरोप से मुक्त कर दें कि आपने न्यायालय की अवमानना की है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि न्यायालय जो होता है आपसे बिना शर्त माफ़ी लिखवा लेता है, उसके पास आपको ऑन ओथ एफिडेविट पर ले लेता है, उसके पश्चात आपको क्षमा प्रदान कर देता है। अब बात आती है कि समान रूप से किसी अन्य विधि के सापेक्ष किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या न्यायाधिकारी के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति के द्वारा यदि न्यायालय की अवमानना करती है तो वह उसी प्रकार से दंड का पात्र होगा जैसे कि कोई एक जनसाधारण होता है, और इसका उल्लेख धारा 16 में किया गया और ये मैं पहले भी अभी कुछ देर पहले कह चुका हूँ। अब बात आती है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में कारित अवमानना पर वैसे ही क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जैसे वह अपनी अवमानना के मामलों में करता है। हमको सामान्यतः पता है कि प्रदेश प्रादेशिक स्तर पर जो शीर्षस्थ न्यायालय होता है वो उच्च न्यायालय होता है, और उसके अंतर्गत जो जिलों में न्यायालय होते हैं वो उनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो यदि अधीनस्थ न्यायालय में के अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के प्रति कोई अवमाननापूर्ण कार्य किया जाता है तो उनके संबंध में भी वह संज्ञान लेकर के दोषी अधिकारियों को, कर्मचारियों को दंडित करने का अधिकार रखता है। परंतु यहाँ पर अपवाद ये है कि यदि वह कार्य स्वयं में भारतीय दंड संहिता 1860 या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन दंडनीय हो तो ऐसी स्थिति में
वह फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंतर्गत वह आपको पनिश नहीं किया जाए। इसको बोलते हैं डबल क्रिमिनल, वन पर्सन कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस वाली बात जो है, जो हम लोग डबल जीओपार्डी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो उसका प्रोटेक्शन दिया गया है। तो यदि आईपीसी के अंतर्गत पनिशेबल है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा, और आईपीसी के अंतर्गत नहीं है, ये लोअर कोर्ट के मामले में है, तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट सुओ मोटो पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। अब ये बात हो गई। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 1971 की धारा 14 में उस प्रक्रिया का वर्णन है कि जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष कारित अवमानना के मामले में अपनाई जाती है। मैंने पीछे जब उद्देश्य की बात की थी तो वहाँ बताया था कि प्रक्रिया का सुनिश्चित होना आवश्यक है ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे, और यह इस उद्देश्य की प्राप्त हो सके कि न्यायालय की जो सम्मान है उसको अक्षुण्ण या बचा के रखा जा सके, और न्यायालय की सम्मान की स्थापना बनी रहे, गरिमा का स्थापन हो। तो ये चीज़ मैंने आपसे पहले बताई थी। अब आती है आपराधिक अवमानना के मामलों में, जैसा कि धारा 200C में कहा गया है, धारा 15 का अनुपालन किया जाता है। धारा 14 में सिविल के लिए और धारा 15 में क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वो, और उसके बाद धारा 16 में जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं आपके, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के, उनके प्रति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, वो कैसी होगी, तो उसका वर्णन वहाँ किया जाता है। तो कहना करता है, सो फार एज द प्रोसीजर for taking on the proceeding related to the contempt of court is concerned, it is mentioned in section 14, 15 and 16 of the Contempt of Court Act 1971. पहली for Supreme Court, second for civil, section 14 civil court, high court, 15 में फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए, और 16 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। अब आती है कि हाउ लॉन्ग द एक्शन विल रिमेन ओपन, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटेशन। तो ये कहा गया है कि यदि कोई कंटेम्प्ट का केस या कंटेम्प्ट की डीड, कंटेम्प्ट का पब्लिकेशन हुआ है, तो उसके अस्तित्व में आने के 1 साल के अंतर्गत ही संबंधित न्यायालय उसका संज्ञान लेकर के कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। 1 साल व्यतीत हो जाने के पश्चात वह काल बाधित हो जाती है, इट बिकम्स टाइम बार्ड, एंड कोर्ट कैन नॉट टेक एन एक्शन अगेंस्ट एनी अलीज्ड टू हैव बीन कमिटेड ए कंटेम्प्टुअस एक्ट। किसी भी न्यायालय द्वारा 1 साल व्यतीत हो जाने पर, भले ही वह कार्य कितना भी न्यायालय के अपमानकारक क्यों न हो, न्यायालय उसके प्रति कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता, क्योंकि वह काल बाधित हो जाती है। तो ये चीज़ बात हो गई। अब आती है बात न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ये अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं, लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 की सीमा में नहीं आते हैं। अब आती है ये कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट न्यायालय द्वारा अपने अपमान के लिए ली जाने वाली एकमात्र प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, यदि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट के कोई कर्मचारी ऐसा कार्य करता है जो कि अपमानकारक है और वह आईपीसी या बीएनएस में पनिशेबल है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वह उसको ट्राई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इट इज़ एन ऑक्सिलियरी, माने ये सहायी है। यदि किसी अन्य अधिनियम में दंड का प्रावधान है तो वहाँ भी दंडित किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने अन्य अधिनियम में दंड को भुगत लिया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत मुझे आप दंडित नहीं कर सकते। नहीं, यह एक ऐसा अधिनियम है जो अन्य अधिनियमों में प्रदत्त दंड की प्रक्रिया का सहायी है, ऑक्सिलरी है, माने उससे, और वह उसके साथ साथ वह दंडित की व्यवस्था कर सकता है। एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं करता, एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी नहीं है, वो प्रतिकूल नहीं है। अब ये मोटा मोटी हमने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है, एक्ट के व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियात्मक स्थिति है, दंड की व्यवस्था है, उसका वर्णन कर दिया। अब क्या बचती है कि थोड़ा सा उदाहरण भी दे देते हैं हम लोग कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के कुछ विशेष मामले हैं और जिनको बहुत ध्यान से कहा जाता है। तो एक केस है एन रे वीसी मिश्रा केस 1995 का, और एडवोकेट वीसी मिश्रा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के में बहुत सीनियर एडवोकेट थे,
उनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए दोषी पाया गया था, और इसलिए पाया गया था कि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के कोर्ट रूम में उनके विरुद्ध बहुत ही अपमानकारक गाली गलौज वाले शब्दों का, वाक्यांशों का प्रयोग किया था। तो ऐसी स्थिति में उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुई। हाई कोर्ट से भी वो दंडित हुए, उच्चतम न्यायालय गए, वहाँ से भी दंडित हुए, और उनको कहा गया था कि आपको जो है 6 वीक का उनको इम्प्रिजनमेंट हुआ, और उसके साथ साथ उनको क्या हुआ कि कह दिया गया कि आप 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर जो कि अनुच्छेद 129 के अंतर्गत दी गई है, उसका प्रयोग करते हुए उनकी प्रैक्टिसिंग लाइसेंस को निरस्त किया 3 साल के लिए, और उन्हें 6 महीने की जो है कि जो वो 6 वीक उनको 6 वीक्स की जो है वो सजा दी कि आपको इम्प्रिजनमेंट में रहना पड़ेगा। इसी तरह से पल्लव श्रेष्ठ था वर्सेस कस्टोडियन। इसी तरह से अरुंधति रॉय का 2002 का मामला था। एक राइटर थे जिन्होंने कि कंटेम्प्ट का अपराध कारित किया था और वो दोषी पाई गई थी। सुब्रतो राय सहारा 2014 में इन्होंने, कोर्ट ने कहा था कि आप पैसा जमा करिए, इनके यहाँ जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी से रिलेटेड पैसों का जमायत थी, और जो निवेशक थे उनको पैसा देने वापस करने की बात थी, तो उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, तो उनको भी जेल काटनी पड़ी थी। इसी तरह प्रशांत भूषण थे, ये इन्होंने ट्वीट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अवमाननाकारक माना था, लेकिन उनको क्षमा याचना करने के बाद बहुत हल्का सा पनिशमेंट दे करके छोड़ दिया था। इसी तरह MV जयराजन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला 2015 में इन्होंने जो है कि लोअर केरला हाई कोर्ट ने इनको गिल्टी किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। ये एक वकील साहब थे। इसी तरह से EMS नंबूदरीपाद वर्सेस TN नाम्बियार का केस था, और उन्होंने कहा था कि अदालतें अमीर लोगों का पक्ष लेती हैं, यहाँ पर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, और इसे कंटेम्प्टुअस माना गया था। ऐसी स्थिति में उनको भी न्यायालय का अपमान करने का दोषी माना गया था। इसी प्रकार से दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य, ये 1991 का केस है, जहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर को हथकड़ी लगा दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इस प्रकार का एक्ट किसी न्यायिक अधिकारी के साथ नहीं किया हो सकता है, और इसे अवमाननाकारक माना गया था, और दोषी पुलिस अधिकारियों को दंडित किया गया था। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसके अंतर्गत मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि न्यायालय की अवमानना होती क्या है, अवमानना के प्रकार क्या हैं, प्रक्रिया का क्या पालन होता है, और किन किन मामलों में किस प्रकार से न्यायालयों ने सुस्थापित विधि के अनुरूप दोषी व्यक्तियों को न्यायालय की अवमानना करने का दोषी ठहराते हुए उन्हें दंडित किया था। तो इस चर्चा को मैं यहीं विराम कर देता हूँ। आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और सबको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। धन्यवाद।